चैनल शाइन द वर्ड विद आजी। ये वीडियो होने वाली है क्लास 12 के जितने भी बच्चे होम साइंस के हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 होम साइंस का चैप्टर फर्स्ट पोषण एवं संतुलित आहार के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितने भी पिछले पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, मतलब कि जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मतलब कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन दोनों का मिक्सचर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है संतुलित आहार क्या अर्थ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है, ये आप हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। तो संतुलित आहार वो होता है जिसके अंतर्गत मतलब कि जिस खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आपके सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं तो उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। पोषक तत्व कैसे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, विटामिन, ये सारा कुछ जिसमें होता है वही संतुलित आहार होता है। तो चलिए इसे डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं। वह आहार जो मनुष्य को की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार क्या होता है? वह आहार जो मनुष्य की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वही हमारा संतुलित आहार कहलाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका वेरी शॉर्ट से है, मतलब कि अति लघु उत्तरीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संतुलित आहार के पोषक तत्वों के नाम बताइए। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो संतुलित आहार के अंतर्गत आपके कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, वसा या तेल, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल इत्यादि। तो ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? पोषक तत्व में आते हैं। जो भी आप भोजन करते हैं उसमें इन सभी का होना बहुत आवश्यक है, तभी आपका जो शारीरिक विकास है या मानसिक विकास है वो हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संतुलित आहार का महत्व क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। संतुलित आहार शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अभाव में शारीरिक व मानसिक विकास उपयुक्त तरीके से नहीं हो पाता है। तो यही है, अगर जो आप अपने भोजन में आपके पोषक तत्व शामिल नहीं करते हैं, आप संतुलित आहार नहीं खाते हैं, तो आपका जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो दोनों का जो वो विकास होना है वो रुक जाता है, उसकी प्रगति रुक जाती है। इसीलिए जो संतुलित आहार है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर जो हमें आगे विकास करना है, हमें प्रगति के मार्ग पर आगे जाना है, तो हमें जो अच्छा भोजन करना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व वो उपस्थित हों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूध को सर्वोत्तम आहार क्यों माना जाता है। तो आपको मैं एक बार बता देना चाहती हूँ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पोषक और संतुलित आहार, इसका जो है इसमें जो आपका 30% लेस हुआ है सिलेबस, उसमें दूध से संबंधित वाले जो क्वेश्चंस है मतलब कि जो टॉपिक है वो हट गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, आपको पता आपका काम आ जाए आगे। तो चलिए देख लेते हैं। दूध को सर्वोत्तम आहार क्यों माना जाता है। पोषण में दूध को संपूर्ण एवं सर्वोत्तम आहार माना गया है। दूध की एकमात्र ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसका स्थान अन्य कोई भोज्य पदार्थ नहीं ले सकता। दूध शिशुओं के शारीरिक व मानसिक विकास में सहायता करता है। दूध आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सभी को ये दूध जरूर पीना चाहिए, पर डे दूध पीना चाहिए। उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और सभी छोटे बच्चों को हमेशा से दूध पिलाया जाता है और उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग का होता है जो हमारा गर्दन होता है, गले में, वहाँ पे घेंघा रोग हो जाता है। और आयोडीन किस में पाया जाता है? आयोडीन नमक में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए हमें नमक जो है यूज़ करना चाहिए, लेकिन अच्छा ही नमक खाना चाहिए, ज़्यादा नमक भी नहीं यूज़ करना चाहिए। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। वसा क्या होता है? फैट। आपने सुना होगा फैट, तो फैट ही वसा होता है। तो वसा की अधिकता से मोटापा हो जाता है। इसके अतिरिक्त इससे उच्च रक्तचाप का रोग भी हो जाता है। तो आपने सुना होगा ज़्यादा जो फैटी भोजन, जो ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा मोटे होते जाते हैं, उनका जो शरीर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है और उससे जो है उच्च रक्तचाप भी हो जाता है। तो ये वसा के साइड इफेक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक आयु, लिंग, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता तथा विशेष शारीरिक अवस्थाएं होती हैं। संतुलित जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल मतलब कि 3-4 साल के, तो उनको क्या अच्छा लगता है? चॉकलेट अच्छी लगेगी, आइसक्रीम, जंक फूड, ये सब खाएंगे, उनको संतुलित आहार नहीं अच्छा लगता। तो इस टाइप से जो एज वगैरह होती है या फिर जो भी हमारा स्वास्थ्य होता है, इसकी वजह से हमारा जो आहार है उसमें बहुत सारे इफेक्ट पड़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकवा किस विटामिन की कमी से होता है। आपने लकवा सुना होगा, बहुत लोगों को लकवा मार जाता है, एक साइड उनका थोड़ा खराब सा हो जाता है, इस टाइप से। तो विटामिन B1 की कमी से जो है शरीर में लकवा की शिकायत हो जाती है, लकवा का रोग हो जाता है, पैरालाइसिस जिसे कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम आ जाते हैं जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलित आहार से क्या समझते हैं। तो यही हम लोगों ने अभी शॉर्ट में देखा था, अब हम इसे पूरा विस्तार से देखेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है। तो भोजन हमारे जीवन का मूल आधार है। वायु और जल के पश्चात हमारे जीवन के लिए भोजन ही सबसे आवश्यक है। तो जो भोजन है, आप सभी को पता है, हम दोनों 2-3 टाइम भोजन करते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भोजन के बिना हम आगे जी ही नहीं सकते। वायु और जल, इन दोनों के बाद जो तीसरी चीज़ हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, वो हमारा भोजन ही होता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना वह आहार जो हमारे शरीर की सभी पौष्टिक तत्व हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में और साथ ही शरीर के संचय कोष के लिए भी कुछ मात्रा में पौष्टिक तत्व प्रदान करता है, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार के अभाव में मनुष्य का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो वही बताया गया है, ऐसा भोजन जिसके अंतर्गत सभी पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं, संतुलित मात्रा में सभी के सभी पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं, तो वही हमारे लिए संतुलित आहार कहलाता है। और इसके अभाव में क्या हो जाता है, हमारा जो शारीरिक विकास है और जो मानसिक विकास है, वो दोनों के दोनों अवरुद्ध हो जाते हैं, उनका आगे विकास नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु के लिए तथा स्कूली बच्चों के लिए संतुलित आहार का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो प्रत्येक प्राणी के लिए संतुलित आहार यहाँ पे होना चाहिए था, आधार हो गया। संतुलित आहार की मात्रा का निर्धारण अलग अलग होता है, जो कि निम्न प्रकार से है। तो जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए क्या होता है, देखिए, जो एकदम नवजात मतलब क्या होता है, तुरंत हुए, जैसे कि 1 दिन का बेबी हो गया, 2 दिन का, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो नवजात होते हैं। तो इनके लिए आहार क्या होता है, माँ का दूध नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। यह शिशु के स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि तथा जीवन शक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो जो एकदम बेबी हुए होते हैं उनको सिर्फ जो माँ का दूध होता है वही पिलाया जाता है, उसके अलावा वो लोग ना कुछ खा सकते हैं और ना ही उन्हें कुछ खिलाया जा सकता है। तो जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होता है उनकी जो मदर का दूध होता है वही। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि माँ के दूध में सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लवण, जल तथा विटामिन, ये सारे कुछ उपस्थित होते हैं, इसीलिए जो नवजात शिशु होते हैं इनके लिए क्या आवश्यक होता है, इनकी माँ का दूध। नेक्स्ट है स्कूली बच्चों का आहार। तो जो स्कूल में बच्चे जाने वाले बच्चे होते हैं उनको अधिक मात्रा में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रियाएं करने लगते हैं, जैसे कि खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कूदते फांदते भी हैं। तो जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा शैतानी भी करते हैं, इसलिए उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, ताकि उनके शरीर में शक्ति निरंतर बनी रहे। क्योंकि इस अवस्था में बच्चों की वृद्धि की दर भी बढ़ती है। इन बच्चों को आहार में प्रोटीन, विटामिन, दूध, सब्जियां, फल, अंडे आदि देने चाहिए। तो इन जो ये एकदम बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं इनके लिए सारा का सारा संतुलित आहार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी आयु जो होती है वो वृद्धि पर होती है और इनका विकास बहुत ही तेज़ी से उस टाइम पे हो रहा होता है। तो अगर जो इस टाइम पे इन्हें अच्छे से इनका जो पूरा का पूरा संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो इससे इन बच्चों को बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसीलिए इस टाइम पे सभी बच्चों को अच्छे से प्रोटीन, विटामिन, दूध, इस सब से युक्त चीज़ें खिलानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, किशोरावस्था, वयस्क पुरुष व महिलाओं तथा प्रौढ़ावस्था के लिए संतुलित आहार का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, नंबर इसमें ज़्यादा मिलते हैं आपको। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा और बहुत अच्छे से इसे देख लीजिए। तो प्रत्येक अवस्था में संतुलित आहार का निर्धारण अलग अलग होता है, जो कि निम्न प्रकार है। तो जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था आप लोगों को पता होगा किशोरावस्था क्या है, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होता। किशोरावस्था वो होती है जैसे कि आपका 14 ईयर से लेकर 16-17 ईयर तक जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। तो इसमें शारीरिक व मानसिक दोनों ही प्रकार का परिवर्तन होता है। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों को क्रमशः 2650 से 2080 कैलोरी तक ऊर्जा आवश्यक मिलनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा वयस्क पुरुष व महिलाओं की। जो वयस्क पुरुष मतलब कि जो बड़े हो चुके होते हैं, मतलब कि 18 की एज क्रॉस कर चुके होते हैं, तो इनके लिए क्या होता है, तो एक वयस्क पुरुष को महिलाओं की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें महिलाओं की अपेक्षा अधिक शारीरिक एवं मानसिक कार्य करने होते हैं। किंतु गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली स्त्रियों को वयस्क पुरुष के समान ही अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था के आहार। प्रौढ़ावस्था भी आपको पता होगा, बूढ़ा जब कोई इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में शरीर को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अवस्था 45 वर्ष के पश्चात आती है। इस अवस्था में शरीर के अंग शिथिल पड़ जाते हैं तथा पाचन संस्थान भी कमज़ोर हो जाता है। तो ये था हमारा विभाजन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है पोषक तत्वों की कमी से होने वाली कोई 2 बीमारियों के बारे में बताइए। मतलब कि जो पोषक तत्व होते हैं जब इनकी कमी हो जाती है तो शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है,
तो उनमें से हमें सिर्फ 2 बीमारियों के बारे में बताना है। तो आपको जो भी बीमारी आती है वो लिख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 2 मेन इंपॉर्टेंट बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो पोषक तत्वों की कमी से होने वाली 2 बीमारियां निम्न हैं। पहली है रक्त अल्पता। तो रक्त अल्पता क्या होता है, जिसे एनीमिया कहते हैं इंग्लिश में, और इसका मतलब होता है खून की कमी हो जाना। तो रक्त अल्पता से आशय खून की कमी से है। यदि मानव के शरीर में लौह खनिज की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर में रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है। या लौह युक्त भोजन आहार के अभाव से होता है। थकान या कमजोरी महसूस करना इसके प्रमुख लक्षण है। इस बीमारी के कारण मानव शरीर में जैविक क्रिया, पाचन क्रिया आदि प्रभावित होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मरासमस। तो मरासमस जो होता है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये अधिकतर बच्चों में देखी जाती है जो बीमारी होती है। तो इसे ये जो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है व्यर्थ करना। इस बीमारी से अधिकांश बच्चे ग्रसित होते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण मरासमस रोग हो जाता है। इस रोग में शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त भारहीनता, रक्तहीनता, त्वचा का झुर्रीदार होना, पेचिश, दस्त आदि समस्या हो जाती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कुछ थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।